गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के फैसेट में मैं कार्बन के बारे में बताऊंगा और आगे बढ़ने के पहले मैं धन्यवाद करूंगा मेरे तीन शुरुआती स्टूडेंट्स, श्री सुनील सोलंकी, श्री एन पिचैया, श्री एम रमेश, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की तरफ से अपना एमटेक का प्रोजेक्ट 1993 से 1995 के बीच में करने आए और उस दौरान में मेरा अपना पर्सनल नॉलेज एनरिचमेंट और लर्निंग कर्व बहुत फास्ट हो गया, जिसके कारण इस तरह के डेवलपमेंट्स पॉसिबल हो पाए। तो दोस्तों, कार्बन वर्ल्ड वाइड 3.9 प्लस माइनस 0.25 के रेंज में क्लोजली प्रोड्यूस किया जाने वाला डक्टाइल आयरन, स्फेरोइडल ग्रेफाइट आयरन या नॉडुलर कास्ट आयरन है। मतलब डक्टाइल आयरन 3.65 से 4.15 के रेंज में आज बनाया जाता है। यह कार्बन सॉलिडिफिकेशन के पहले और मेल्टिंग स्टेज में क्या बिहेवियर रखता है बताऊं कि कार्बन मेल्ट न होकर के डिसॉल्व होता है। यह लो डेंसिटी हाई टेम्परेचर वाला कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से सॉलिडिफिकेशन के समय में यह टाइम एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। इसका डिसोल्यूशन भी टाइम एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना ही है। तो जैसा मैंने बताया अर्लियर 2 लेक्चर में कि मेरे रिसर्च का जो पैरामीटर्स है वह बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैली-सेक लॉ, गैस इक्वेशन और एवोगाड्रोस नंबर पे डिपेंड करता है। तो गैस इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू NRT, दैट इज PV इज प्रोपोर्शनल टू T। और एवोगाड्रोस नंबर जो कहता है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, डेल्टा T हायर साइड में होने के कारण आपको मैग्नीशियम ज़्यादा रिटेन होता है। तो कार्बन इस प्रोसेस में 2 फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है, एक कंबाइंड फॉर्म और दूसरा फ्री फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में वह परलाइट और कार्बाइड में होता है और फ्री फॉर्म में वो ग्रेफाइट के रूप में बाहर आता है। यह ग्रेफाइट न्यूक्लियाई पे प्रेसिपिटेट होता है, ग्रो होता है, उसके बाद में उसमें दूसरे डिफेक्ट आते हैं जैसे चंकी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक्सप्लोडेड स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट फ्लोटेशन, ग्रेफाइट अलाइनमेंट और वॉल्यूमेट्रिक बढ़ने के कारण यह स्लैग में चला जाता है। स्लैग में कितना जाता है? तो यह मेजर 0.4 से एज हाई एज 1.2% तक यह स्लैग में चला जाता है। इसके कारण हाई सिलिसियस स्टिकी स्लैग जनरेट होता है जो दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो मेरे रिसर्च वर्क के कारण जो पहला फेज है वह ग्रेफाइट की जगह पे फेराइट प्रेसिपिटेट होता है, सेकेंड फेज परलाइट प्रेसिपिटेट होता है और लास्ट फेज जो है ग्रेफाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो ग्रेफाइट डीजनरेशन, एक्सप्लोडेड, चंकी, अलाइनमेंट, इस तरह के डिफेक्ट आने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। डेल्टा T हायर साइड में होने के कारण कितना हाई है? 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड हायर है प्रेजेंट प्रैक्टिसेस से। तो जैसा मैंने अर्लियर लेक्चर में बताया कि मेरे प्रोसेस के कारण आयरन का फ्लक्सिंग, फ्लशिंग, रिंसिंग, मॉडिफिकेशन, ग्रोथ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आज तक के मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से इतना मालूम पड़ गया है कि कार्बन या तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है या वो मॉडिफायर है, वो या एक्टिवेटर है, लेकिन वह डायरेक्टली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता। लेकिन मेरे केस में फेराइट पहले प्रेसिपिटेट होने के कारण क्या फर्क आता है? फेराइट टू परलाइट रेशियो एक्सट्रीमली हायर जाता है। फेराइट प्लस परलाइट
के कंपैरिजन में ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम है वह काफी कम आता है। मतलब फेराइट प्लस परलाइट और ग्रेफाइट का रेशियो भी हायर साइड में जाता है, या कार्बाइड जेम फेराइट का रेशियो 0 की तरफ जाता है। कार्बाइड जेम परलाइट का रेशियो भी 0 की तरफ जाता है। और यह फेराइट जो है, हायर फेराइट हायर ग्रोथ और हायर फेराइट टू परलाइट रेशियो के कारण स्टील या उससे भी बेहतर प्रॉपर्टी रखता है। इससे हाई वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन पॉसिबल होता है। तो आयरन फैमिली में 2 से 4.5% तक श्रिंकेज आता है। तो कैलिब्रेटेड अगर आप उतना या उससे हायर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन करके रेडियोग्राफिक क्वालिटी नो सिग्निफिकेंट डिफेक्ट वाला एग्जैक्ट शेप आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेल्टा टी हायर होने के कारण यह सैंड और उसके डेरिवेटिव के लिए इतना सूटेबल नहीं है, जो मैं रिपीटेड कहूँगा। यह प्रोसेस हाई स्ट्रेंथ मोल्ड, प्रेशर डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, लो प्रेशर डाई कास्टिंग, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग जैसे प्रोसेस के लिए काफी सूटेबल है। मतलब यह ज्यादा से ज्यादा ऑटोमाइजेशन के लिए सूटेबल है। अब हायर फेराइट के कारण हायर वॉल्यूमेट्रिक ग्रेथ होता है, जिसके कारण अकल्पनीय मैकेनिकल प्रॉपर्टी आती है। तो यह हायर यूटीएस, हायर वाईएस, हायर इलोंगेशन और अप्रतिम आरए भी आप अचीव कर सकते हैं। अब दूसरे टर्म्स में देखें तो यील्ड टू यूटीएस का रेशियो हायर साइड जाता है, इलोंगेशन टू आरए का रेशियो भी हायर साइड जाता है, हार्डनेस मोर और लेस सेम रहता है, इसलिए मशीनेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता। उसके सामने डक्टिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है और साथ साथ आपको हायर इंपैक्ट वैल्यू, हाई फटीग वैल्यू, हाई थर्मल फटीग और मॉडरेट आपको जो आयरन के कैरेक्टरिस्टिक है डैम्पिंग प्रॉपर्टी, वह तो मिलता ही है। तो इसके साथ साथ हाई वॉल्यूमेट्रिक फेराइट कंटेंट के कारण इस कंपोनेंट को आप वेल्ड कर सकते हैं, जो अनहर्ड है। इसको आप फोर्ज कर सकते हैं, जो अनहर्ड है। इस पे दूसरी इंजीनियरिंग प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, बेंडिंग वगैरह, राइट। तो अप्रतिम फेराइट परलाइट रेशियो, अप्रतिम फेराइट टू ग्रेफाइट का रेशियो, या नील कार्बाइड एक्सेप्शनल ग्रोथ, ये सब इस मेटल को आज के 85% स्टील और फेरस प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। चाहे वो स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, मीडियम कार्बन लो एलॉय स्टील, मीडियम कार्बन हाई एलॉय स्टील, और इवन 100% एल्यूमिनियम कास्ट एंड फोर्ज कंपोनेंट को भी। तो यह इस सदी का एक महानतम आविष्कार है, जिसको मैंने 3 अलग अलग पैटेंट्स में डाला हुआ है। तो आज जो हाइपर यूटेक्टिक कंपोजिशन में ही सिर्फ यह फील्ड सीमित है, वो आने वाले समय में हाइपो यूटेक्टिक, हाइपर यूटेक्टोइड और हाइपो यूटेक्टोइड कंपोजिशन के अंदर भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिसमें अनबिलीवेबल आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। हाई स्ट्रेंथ आयरन, सुपर स्ट्रेंथ आयरन से लेकर के अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिंक में शेयर करिए। मेटलर्जिकल ड्राई सब्जेक्ट होने के कारण मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन यह एक अप्रतिम आविष्कार है, जिससे आने वाले समय में मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद।